सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु महाराष्ट्र मध्ये सर्वांचे स्वागत आहे. तो आज हम लोग टॉप 11 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन देखने वाले हैं फॉर चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज चैप्टर नंबर 11, राइट. तो मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में से अगर आप लोगों को थोड़ा भी कुछ भी आइडिया नहीं है आप लोगों को कि क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करना है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए और बाकी सारे क्लास 12 के स्टूडेंट लोगों के लिए भी ये सेशन है, बिकॉज यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. तो ये सेशन को आपको लास्ट तक देखना है. फटाफट ये सेशन को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो सो दैट अगर आप लोगों की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक नोटबुक ले लो, पेंसिल ले लो, लेट अस बिगिन विद द थिंग्स. ठीक है. तो ये चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल में से सबसे पहला जो क्वेश्चन अगर आप देख सकते हो तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एक हमारे पास बार मैग्नेट है, उसको हम लोग ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. तो जब भी बार मैग्नेट को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो आपको ध्यान रखना है बार मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं. इसके लिए हम बोलेंगे बार मैग्नेट के पास डाइपोल मोमेंट होता है. तो डाइपोल मोमेंट को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर टॉर्क लगाता है. टॉर्क की वजह से मैग्नेट ऑसिलेट होने लगता है. तो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होने वाला है, कितना होता है, इसके लिए डेरिवेशन डिराइव करना है. तो देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बताया है, आप देख सकते हैं ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड है. क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड है. और मैग्नेटिक फील्ड में आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक बार मैग्नेट रखा है. दिस इज अ बार मैग्नेट. ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, राइट. तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखोगे, एक डाइपोल रखोगे. मैग्नेट मतलब डाइपोल, इसके पास दो पोल है. तो मैग्नेट का जो पोल है वो फोर्स यानी कि टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. तो आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, साउथ पोल इस डायरेक्शन में टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से ये बार मैग्नेट रोटेट होने लगेगा यानी ऑसिलेट करने लगे. अभी ये ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा इसके बारे में हम लोग को बात करना है. ठीक है, चलो देखो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो. तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंसिडर ए बार मैग्नेट. क्या हम लोगों को कंसिडर करना है? कंसिडर ए बार मैग्नेट. ये बार मैग्नेट है, कहाँ पे रखा गया? अच्छा, इसका डाइपोल मोमेंट देखो स्मॉल एम से डिनोट किया गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. कंसिडर ए बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना है वो भी बता दो. ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है? एम. ठीक है. कैप्ट इन कहाँ पे रखा गया? कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इसको हम लोग ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी. ठीक है. तो आप लोगों को पता है ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. दस क्या होगा? द मैग्नेट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. तो ये टॉर्क होता कितना है? तो आंसर है ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा इसके बारे में बता देता हूं. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज कितना होगा? तो आंसर है, हमेशा याद रखना कि ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा जितना इसका डाइपोल मोमेंट है. कितना है देखो, आप यहाँ पे आपने बताया एक्सप्रेस किया है, एम है, राइट. इनटू कौन से मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया? मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा. साइन थीटा का मतलब होता है ये एंगल है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का. तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है. तो ये जो आपको एरो दिख रहा है, देखो ये एरो दिख रहा है आपको, ये मैग्नेटिक मोमेंट का है और ये मैग्नेटिक फील्ड है. जस्ट अ सेकेंड. ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. तो एंगल जो बनेगा वो एंगल ये दोनों के बीच का होगा. ये बेसिकली जो एरो, ये मैग्नेटिक फील्ड का एरो नहीं है बट मैग्नेटिक फील्ड का एरो ये, इसको अगर पीछे ट्रेस करोगे तो एंगल तो उतना ही बनेगा. या तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही एंगल, ये एंगल को हम लोगों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है. ठीक है, ओके. सब लोग ध्यान देना, ये हो गया आप लोगों का टॉर्क जो ये एक्सपीरियंस करने वाला है. उसके बाद जरा देखो, बट हमें पता है कि टॉर्क इज गिवन बाय, एक और फॉर्मूला टॉर्क का. टॉर्क का फॉर्मूला क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन. ये भी फॉर्मूला, राइट. और हमें पता है एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर. ये भी हमें पता है. इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? चेक करेंगे, कंबाइन करेंगे. ठीक है, देखो ध्यान से देखना है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब मैं ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो ध्यान से, ये टॉर्क है. टॉर्क क्या है? टॉर्क का वैल्यू क्या है? आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर. इसके जगह रख दूंगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? एम इंटू बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू बी साइन ऑफ थीटा. डन. चलो अभी देखो जरा ध्यान से, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है
इफ थीटा इज स्मॉल, कौन से थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं ये मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो थीटा बना है, देन ये वाला इक्वेशन जो होगा, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी थीटा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा थीटा हो जाता है। ठीक है, तो अभी जरा देखो ध्यान से, इसको आप बोल दो इक्वेशन ए, क्या बोल दो आप इसको, इक्वेशन ए। अब याद करो जरा, हम लोग ने ऑसिलेशन में, यहाँ पे हम लोग का मैग्नेट ऑसिलेट करने वाला है, तो हम लोग ने ऑसिलेशन का क्या इक्वेशन सीखा है, यहाँ पे देखो, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन बोला है सिंपल हार्मोनिक, क्या पढ़ा हम लोग ने, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हम लोग ने सीखा है। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे बेसिकली माइनस भी आ जाता है, तो ये माइनस को साथ में चाहिए तो लिख के चलते, ठीक है, ये माइनस को साथ, तो कंपेयर करने के लिए इजी होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ये। अब देखो ये इक्वेशन ए और जो आप लोगों का इक्वेशन बी है, इसको मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग, ध्यान से देखोगे एकदम सिंपल है, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, देखो अगर कंपेयर करोगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर वही चीज है, देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक और चीज प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आई है, उसमें आई दिख रहा है क्या आपको, नहीं, यहाँ का कोई टर्म नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे टर्म नहीं रहना चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये टर्म को इधर भेज दूंगा, तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा अपॉन आई, चलेगा, क्या बन जाएगा, एम बी थीटा अपॉन आई, इसको बोल दो इक्वेशन ए। अब ये दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, सेम मीनिंग है, ये लीनियर के लिए एक्स है, वो एंगुलर घूम रहा है, इसके लिए थीटा है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखो थीटा है, डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम बी थीटा अपॉन आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए मैं बोलूंगा जब कंपेयर किया तो हमें पता चला कि एम बी अपॉन आई जो था वो था ओमेगा स्क्वायर, और इसीलिए अगर ओमेगा की वैल्यू में निकालना चाहूं तो ये बनेगा एम बी अपॉन आई, क्या ये ओमेगा का वैल्यू आ गया, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, याद करो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड इज गिवन बाय, हम लोग ने सीखा है, बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं हम लोग, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा का वैल्यू देखो हमारे पास है अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई, ये आपका फॉर्मूला। अगर इसको आपको एडजस्ट करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आई अपॉन एम बी हो जाएगा, तो ये आप लोगों का फॉर्मूला आ गया, ये किसका फॉर्मूला आ गया आप लोगों का, ये फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड, क्लियर, तो ये आप लोगों का इक्वेशन आ गया, क्लियर हो गया सब लोगों को, इतना ईयर कुछ भी नहीं, 2 मार्क्स का इक्वेशन है। चलो अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, और कभी कभी 2 मार्क्स का डिफरेंस है थोड़ा सा इसके सोल्यूशन में, ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना, देखो क्या बोल रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, तो एक एटम है, उसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो क्या करता है, करंट इंड्यूस करता है, और वो करंट के वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसको ही हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मोमेंट या तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपको फाइंड करना है। देखो ये डायग्राम है, ये एक ऑर्बिट है एटम का, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास चार्ज है ई चार्ज है, और ये इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो ये रेडियस है आर, और मैग्नेटिक मोमेंट सेंटर के अलॉन्ग में बनता है, तो ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिखाया गया है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को बताने का, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो आपको पता है प्रोड्यूस क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से जाना है। तो अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बता दोगे, देखो क्या बताओगे, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज, हैविंग, इसके ऊपर बोल दो चार्ज है ई, हैविंग चार्ज ई, रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कहां पे रिवॉल्व कर रहा है, इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, लेट I be very small current
इंड्यूस्ड, ठीक है। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट जो बनेगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय, इसका एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, वो होता है m इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया। इस लूप का एरिया कितना और कितना करंट इंड्यूस हुआ है, तो इसको m0 बता देता है, इसका मतलब m ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, ठीक है। इसको ना मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, करंट की पहले वैल्यू फाइंड करूंगा, कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी ध्यान से, करंट प्रोड्यूस्ड इन ऑर्बिट इज कितना होगा, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा करंट इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के पास, ई चार्ज, यहाँ पे क्लियर बताया गया है चार्ज ई कैरी कर रहा है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, बराबर है 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब देखो इसको आगे कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे करंट इज इक्वल टू ई अपॉन 2 पाई, ओमेगा को क्या मैं लिख सकता हूँ, v बाय आर लिख सकता हूँ। तो ये ओमेगा को हम लोग ने लिख दिया v बाय आर, क्या लिख दिया v बाय आर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये v ऊपर चला जाएगा, ev अपॉन 2 पाई r बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये ev, ये r इसके साथ जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ev अपॉन 2 पाई r। क्लियर है, चलो देखो अभी आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो ये हम लोगों को किस तरीके का अगला स्टेप देगा, ये आप लोगों का करंट का फॉर्मूला, इसको मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 बोल के बोलूंगा कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप देखोगे तो आप लोगों को कुछ चीज समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, देखो इक्वेशन 1 देखो, ऑर्बिटल मोमेंट का फॉर्मूला यही फाइंड करना था, तो ऑर्बिटल मोमेंट इज इक्वल टू, ये क्या है करंट, करंट का वैल्यू क्या है, ईवी अपॉन 2 पाई r, लिख दो यहाँ पे ईवी अपॉन 2 पाई r इंटू, इंटू क्या, इंटू एरिया, ये सर्कुलर लूप का एरिया कितना दिख रहा है, सर्कल है तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। देखो एक आर कैंसिल, एक पाई कैंसिल, और आपको ऑर्बिटल मोमेंट का फॉर्मूला मिला, क्या मिला देखो ई वी, एक आर इधर से बच जाएगा और यहाँ पे 2, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 1/2 EV/r। और देखो ये रहा एक्सप्रेशन, इतना ऑर्बिटल मोमेंट लूप के अंदर बन जाएगा जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। क्लियर, अच्छा इतना लिखोगे तो 2 मार्क्स। अब अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना, ये फाइनल इक्वेशन तो आ गया, बट अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है यही डेरिवेशन, तो हम लोगों को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है। कैसे एक्सटेंड करेंगे, देखो जरा ध्यान से, तो इसमें मैं क्या करूंगा ना, मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, किससे, मास, किसके मास से, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। देखो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एम ई का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो देखते क्या है, ऑर्बिटल मोमेंट इज इक्वल टू हाफ ई इंटू वी इंटू आर है, बराबर। तो देखो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई हमारे पास था ऑर्बिटल मोमेंट इज इक्वल टू हाफ ई वी आर, अब इसके अंदर क्या करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर दो, डन। क्लियर, अब देखो क्या करेंगे, ऑर्बिटल मोमेंट इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्या करता हूं, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इसको साथ में लिख दिया, इंटू क्या बचा, अब मेरे पास बचा E, और यहाँ पे बचा 2, और यहाँ पे बचा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, क्या बचा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो ऑर्बिटल मोमेंट इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे मास है वेलोसिटी रेडियस, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस होता है क्या, एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, क्या हो जाता है, एंगुलर, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आ गया, इंटू ई अपॉन 2m e। अब यहाँ पे जो आपको इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन से भी आप लोग किसी भी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोमेंट निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। अब देखो E अपॉन 2m जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये भी बता देते हैं वेयर E अपॉन 2 इंटू एम ई इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, क्या बोलते हैं इसको, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये 1 मार्क्स के लिए भी कभी कभी पूछता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो ये इक्वेशन जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग नंबर दे देते, कहां तक हम लोग ने इक्वेशन यूज किया, 2 तक, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3, चलेगा। अब मुझे बताओ आप लोग, क्या आप लोगों ने बोहर्स का पोस्टुलेट पढ़ा है, यस, और बोहर्स का सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, देखो जरा ध्यान से, अभी फ्रॉम बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट,
बोहर्स का कौन सा पॉस्टुलेट है, ये सेकंड पॉस्टुलेट, राइट। बोहर्स का सेकंड पॉस्टुलेट ये बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। सही बात है, इसको बोल दो इक्वेशन 4। अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा। कौन कौन से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को देखो, ये रहा ऑर्बिटल मोमेंट इज इक्वल टू, देखो ऑर्बिटल मोमेंट इज इक्वल टू, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम है कितना, nh अपॉन 2 पाई, लिख दो nh अपॉन 2 पाई इंटू ये क्या है, e अपॉन 2 एम ई, लिख दो e अपॉन 2 एम ई। क्लियर हो गया। चलो इसी को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस कर दो, तो ये आपका बन जाएगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, देखो ई एन एच अपॉन 2 टू जा 4 पाए एम ई, 4 पाए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो आप लोगों को इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन 3 मार्क्स आपका रेडी हो गया। ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का आपको इक्वेशन मिल गया। तो इस तरीके से आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए करना, अगर 2 मार्क्स के लिए पूछता है तो यहां तक हम लोग अगर करते तो भी हमारा काम बन जाता है। क्लियर हो गया, आई होप सब लोग को क्लियर हो गया, दिख भी रहा है क्लियर, चलेगा। ओके शाबाश, चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। अब मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी मटेरियल जिनके पास मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, ऐसा मटेरियल अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, तो हम बोलते हैं भाई वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया है। क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया है। तो बेसिकली अगर आपको डिफाइन करना मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो देखो इसको आप बोल सकते हो मैग्नेटाइजेशन किसी भी मटेरियल का, इसका मतलब होता है उसके पास नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन गया। मैं बोलूंगा मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट उस मटेरियल में कितना बना पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में। इसको अगर आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहते हो तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हो मैथमेटिकली, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो क्या बनेगा, देखो मैग्नेटिक मोमेंट, चलेगा इतना भी लिख दो तो भी चलता है, ठीक है। ये इसका यूनिट बता देते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, ये देखो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब। तो अगर आप देखोगे मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा एम्पियर पर मीटर। अगर आप इसका डायमेंशन लिखना चाहोगे तो आप बिल्कुल डायमेंशन भी लिख सकते हो। आप इसका क्या लिख सकते हो डायमेंशन, आप देखो ये क्या एम्पियर, एम्पियर का मतलब होता है करंट, करंट के लिए I⁻1 या A⁻1 लिख सकते हो। ये लेंथ है, नीचे है, इसके लिए ऊपर आएगा -1 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का डायमेंशन भी आ गया। तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन की बात तो हो गई। अब आती है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की बात। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है कि हम लोगों ने किसी भी मटेरियल को कितना करंट देके कितना फील्ड बनाया है और उसको मैग्नेटाइज किया। इसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, उसको भी देख लेते हैं, जरा देखो ध्यान से। हाँ, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यानी कि कितना स्ट्रांग बना रहे हो मैग्नेटिक फील्ड से, इसको H से डिनोट किया जाता है। चलो देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक सोलेनॉइड बनाऊंगा। ध्यान से देखोगे एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। हाँ, ये मैंने एक सोलेनॉइड बनाया। ऑब्वियसली अब सोलेनॉइड मैंने बना दिया है, अगर आप लोगों को पता है कि भाई सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं करंट पास करूं यहां से आई करंट, तो आपको पता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा सोलेनॉइड का, सही। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक ना अनमैग्नेटाइज रॉड रखने वाला हूं, यानी कि मेरे पास एक रॉड है जिनके पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, इसको मैंने इसके अंदर रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब आप रॉड को रखोगे, मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो डिपेंड करता है मैग्नेटाइजेशन कितना इसका होने वाला है। क्लियर। अगर आप कोई भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है और खुद की फील्ड बना लेता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंसिडर
कंसिडर, क्या कंसिडर किया आपने, कंसिडर अ रॉड kept inside a solenoid having current I flowing through it, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी एस ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी एस बोलूंगा, द रॉड इज मैग्नेटाइज, रॉड मैग्नेटाइज हो जाएगा एंड डेवलप्स, और ये खुद की फील्ड बना लेगा, एंड डेवलप्स इट्स ओन फील्ड, उसको मैं बोलूंगा बी आर, बी आर मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रॉड, ठीक है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अब बनेगा, दो लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखा रहे, कौन, एक तो सोलेनॉइड एक तो रॉड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे बनेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रॉड। अब मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का हमेशा होता है म्यू नॉट एन इंटू आई प्लस म्यू नॉट एन इंटू आई, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़े, राइट। बी आर मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रॉड, रॉड का मैग्नेटिक फील्ड होगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कितना मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर हुआ है, क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। आया बात समझ में, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इतने करंट पास करने से, प्लस म्यू नॉट इंटू एम, ये आप लोगों का हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया ये, नेट मैग्नेटिक फील्ड। आया बात समझ में। अगर आप इसमें से अब देखो जरा ध्यान से, म्यू नॉट को कॉमन निकाल दोगे तो ये बनेगा H प्लस एम। अगर यहां से आप H का फॉर्मूला बनाओगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा B अपॉन म्यू नॉट, H का फॉर्मूला बना, म्यू नॉट डिवाइड होगा H के साथ M प्लस में इधर आएगा तो B के साथ माइनस हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्लियर दिख रहा है, ध्यान देना, मैग्नेटाइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H को, और इसीलिए जब मैं इसे हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। देखो अभी ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन नंबर 2 यानी कि m की वैल्यू मैं इसमें रखने वाला हूं। तो देखो क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू विल गेट B इज इक्वल टू म्यू नॉट, एकदम सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। H प्लस एम, ससेप्टिबिलिटी इंटू H, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहां पे आप क्या कर सकते हो, H को कॉमन निकाल सकते हो, अगर आप H को कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी मिल जाएगा, और 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो होता है रिलेटिव, देखो यहाँ पे 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी वो होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, इनटू H, म्यू नॉट ये हो गया म्यू आर और ये H हो गया, और अब ये होता है म्यू, और ये आप लोगों का फाइनल इक्वेशन। तो यहां से मैग्नेटिक या तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आप बना सकते हैं B अपॉन म्यू, और ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्लियर, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को सॉल्व करने जमेगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन था आप लोगों का, एक्सप्लेन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्लियर, क्लियर है, पक्का, कोई डाउट नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो एक्सप्लेन डायमैग्नेटिज्म, अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, हम लोग ने इस दुनिया में जितने भी मटेरियल है ना उसको तीन कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया। एक होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलो देखते हैं, हम लोगों को ये 2 मार्क्स के लिए आता है, गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो पहले मैं बता दूं, डायमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से या तो मैग्नेट से। मैग्नेट उसको अपने पास आने नहीं देता, रिपेल करता है, मतलब मैग्नेट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्लियर, क्योंकि इनके पास ना कोई नेट डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं। अगेन
डायमैग्नेटिक मटेरियल के पास उनके पास कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, बिकॉज इनका जो ऑर्बिट होता है वो ऑर्बिट फुलफिल होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसके लिए कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता उनके पास। क्लियर? जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट बन जाता है, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आ सकता है। क्लियर? इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है, सब चीज को डिस्कस करेंगे। देखो कैरेक्टरिस्टिक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसको भाव नहीं देता है, रिपेल कर देता है। अगर कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो दूर चला जाएगा। When placed in magnetic field, they are magnetized opposite to direction of the applied field. जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, इसीलिए रिपेल हो जाता है। आया बात समझ? मैग्नेट उसे अट्रैक्ट नहीं करता। देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स देना, उसी को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, वो लेस होता है, नेगेटिव होता है, इज लेस देन यूनिटी, 1 से कम होता है। दे डू नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया वापस से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका चला जाता है। ठीक है? डायमैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब देखो यहां पे आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड था, यहां पे आप लोगों ने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे दूर हो गया। क्या हो गया? दूर हो गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। अगर आप डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाता है, उससे दूर भागने लगता है। देखो व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ चले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। When a diamagnetic substance is kept between two poles of a magnet, अगर आप दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में रख दोगे, ठीक है, between a two, it get repelled from both the poles, से दूर चले जाते हैं। ठीक है? If a diamagnetic material is placed on watch glass, एक आपने वॉच ग्लास लिया, उसके अंदर डायमैग्नेटिक मटेरियल आपने प्लेस कर दिया और वो वॉच ग्लास को नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर रख दिया, आपने बीच में रख दिया। क्या कर दिया? बीच में रख दिया। On a watch glass suspended between poles of a magnet, watch glass is repelled, repel हो जाता है, showing outward displacement, दूर जाने लगता है। Diamagnetic material have all electron paired, जो मैंने आपको बताया है, no permanent magnetic moment होता है। एग्जाम्पल बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, वाटर, ये सारे क्या डायमैग्नेटिज्म है। तो ये आप रीड करके अपने वर्ड्स में लिखने का 4 पॉइंट आपको लिखना रहता है, 2 मार्क्स के लिए आता है। क्लियर? आगे बढ़ते, अगला है पैरामैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि ये जो मटेरियल होते हैं इनका ऑर्बिट जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और इसकी वजह से इनके पास डाइपोल मोमेंट कुछ होता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाएगा हर एक एटम का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, इसलिए नेट मोमेंट 0 हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये रैंडमली ओरिएंटेड है। जब आप उसको वीकर फील्ड लगाओगे तो डाइपोल मोमेंट देखो सब सेम डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप स्ट्रॉन्गर फील्ड अप्लाई कर दोगे सब एक डायरेक्शन में, अब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया, अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। राइट? अब देख सकते हैं ये मेरे पास एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को फील्ड में रखा तो फील्ड उसके अंदर से जाने लगा। अगर वहीं आप पीछे वाले केस में बात करोगे फील्ड उससे दूर हो जाता है। ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो इसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे। अब मैं आपको बता दूं इसका प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक का बहुत उल्टा है। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेट वीकली अट्रैक्ट करता है। अगर आप इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये क्या करते हैं, वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ चले जाते हैं। अगर मान के चलो आपने एक वॉच ग्लास लिया जिसमें आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा, उसको नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख दिया तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने नीचे डिप्रेस हो जाएंगे। मान के चलो वॉच ग्लास में लिक्विड लिया है तो लिक्विड ऐसे डिप्रेस हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होगा, ऐसे डिप्रेस हो जाएगा, खींचा चला जाएगा। आया बात समझ में? अगर आप दो पोल्स के बीच में कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो वो पोल्स के डायरेक्शन में पैरेलली अलाइन हो जाता है। चीजें देखते हैं क्या क्या है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और जो डायमैग्नेटिक होता है वो रिपेल होता है। ठीक है? व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डायमैग्नेटिक उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्पॉन्स दिखाते हैं। देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो इनकी होती है उस केस में क्या था, नेगेटिव था, 1 से कम था। राइट है? 1 से कम था। इस केस में पॉजिटिव होता है एंड स्मॉल होता है। ठीक है? Their relative permeability of paramagnetic material is slightly greater than 1. They do not retain magnetism
इसका भी वही खेल है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। इसके कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे। पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। डायमैग्नेटिक मटेरियल को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट देखने मिलता है, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ आएंगे। दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर से वीकर कौन, डायमैग्नेटिक, राइट। When kept between two poles of a magnet, paramagnetic substance is attracted towards the pole. If placed on a watch glass suspended with magnetic pole, the watch glass is attracted inward, showing displacement toward the stronger field. Paramagnetic material contain unpaired electron, giving rise to small magnetic moment. Example: aluminium, platinum, chromium, manganese, oxygen. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पूरा उल्टा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया? तो आप अच्छे से रीड कर लेना, अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर देना, 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना, 2 ही मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये खास चीज है फेरोमैग्नेटिज्म, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना, इसकी पूरी कहानी अलग होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात अगर मैं करूं तो ये बेसिकली ऐसे मटेरियल होते हैं, जो मटेरियल, वापस से फेरोमैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसे मटेरियल तो जो बेसिकली आप बोल सकते हो परमानेंट मैग्नेट, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आंसर है इनके एटम्स के पास, जैसे आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इनके पास ना छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं, ऐसे रीजन होते हैं जिनके अंदर सारे एटम्स का डाइपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होता है। जैसे आप एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पे देखो, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसका ये वाला एक ऐसा हिस्सा है जहां पे जितने भी एटम है सबका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। फिर ये वाला ऐसा रीजन है जिसका डाइपोल मोमेंट इधर है, ये ऐसा रीजन है जिसके अंदर जितने भी एटम्स है सारे एटम का मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो ऐसे छोटे छोटे इन लोग क्या करते हैं, रीजन बना लेते हैं। कहां से रीजन बनता है, कौन बनाता है, कब बनता है? आंसर है कि जो मटेरियल है आपका फेरोमैग्नेट, इसमें छोटे छोटे जो एरिया हैं ये ऐसे डिवाइड होते हैं जहां पे एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। सब अपना छोटा छोटा एरिया बना लेते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और हर एक डोमेन जो होता है, हर एक डोमेन बेसिकली 1 mm के साइज का होता है कंपेरेटिवली, और हर एक डोमेन कम से कम 10 टू द पावर 12 से लेकर 10 टू द पावर 15 एटम्स इसके अंदर, एक के अंदर आता है। और सारे डोमेन एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ डोमेन वॉल। अच्छा, जरा ध्यान देना, जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, ये डोमेन जो होता है फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने लगता है और ये डोमेन वॉल ब्रेक होने लगता है और ये डोमेन वॉल गायब हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्लिपिंग ऑफ द डोमेन। और सारे के सारे डोमेन देखो आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गए। अब ये मैग्नेट हमेशा के लिए परमानेंट मैग्नेट हो गया। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर देते हो तो ये जो डोमेन वॉल है वापस से रिस्टोर नहीं हो पाता, इसके लिए ये मटेरियल हमेशा के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रीजन कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन, और ईच डोमेन contain about 10 to the power 12 से 10 to the power 15 atoms, right? Okay, whose magnetic moment are aligned parallel, सबका सेम रहता है उसमें। adjacent domain are, adjacent मतलब बगल वाला जो डोमेन है, are separated by thin transition region called as domain wall, ठीक है, where the direction of magnetization changes gradually from one domain to another। हर एक डोमेन में अगर आप जाओगे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बदलता हुआ यानी अलग अलग दिखाई देगा। नेक्स्ट, अभी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सारे डोमेन देखो रैंडमली ओरिएंटेड है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्या है देखो, डोमेन आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन सो द नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इज 0। बट अगर आप वीकर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो थोड़े थोड़े डोमेन फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट कर देते हैं और अब थोड़े थोड़े मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होने लगते हैं। When an external magnetic field is applied, magnetization occurs mainly by movement of domain wall, causing domain aligned with the field. Field के डायरेक्शन में सब डोमेन अलाइन होने लगते हैं। With increasing magnetic field, जैसे जैसे strong magnetic field अप्लाई करो, some domain undergo rotation and flipping of magnetic moment to align completely with the field. सारे के सारे डोमेन फील्ड के डायरेक्शन में आ जाते हैं और अब इसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है।
एट सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑल डोमेन अलाइन इन वन डायरेक्शन रिजल्टिंग इन सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ऑन रिमूवल ऑफ द फील्ड डोमेन वॉल डू नॉट रीगेन एंड देयरफॉर परमानेंट मैग्नेट हो जाता है वो, एंड डू नॉट कंप्लीटली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एक्सप्लेनिंग रिटेंटिविटी एंड हिस्टेरेसिस, मतलब ये अपने वैल्यू को, अपने कैरेक्टर को हमेशा के लिए रिटेन कर लेता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों को अपने टर्म में इसको बताना है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्लियर है सब लोग को? हाँ, क्या है देखो, मैग्नेटिक शील्डिंग। अब मैग्नेटिक शील्डिंग क्या होता है? मैग्नेटिक शील्डिंग एक ऐसा मेथड है जहां पे हम लोग किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड से बचाते हैं। शील्ड का नाम मतलब बचाना। तो जैसे मान के चलो ये आप लोगों का मटेरियल जिसको मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में ही रखना है, बट मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर से पास नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, इसको ना, इस मटेरियल को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कवर कर दूंगा। जब मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कवर करूंगा, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, बट इसके अंदर इसको रखने की जरूरत है, बट बचाने की भी जरूरत है फील्ड से, तो इसको क्या कर दो, कवर कर दो। तो क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में से जाएंगे, इसमें से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट कर लेते, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेते फील्ड लाइंस। व्हेन ए सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, देखो ये इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन क्राउड अप इनसाइड द मटेरियल लीविंग अ फ्यू आउटसाइड, इसके अंदर से पास होने लगेंगे। इफ वी हैव क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ दिस मटेरियल, स्पेरिकल शेल और ऑफ आयरन kept in magnetic field, very few line of forces passes through the enclosed space, इसमें से बहुत कम पास होगा, मैक्सिमम यहां से पास हो जाएगा। most of this line will be crowded into the ion shell, this effect is known as magnetic shielding, protect हो गया। क्लियर है? पक्का? तो अपने वर्ड्स में इसको भी आप लिख सकते हैं, एकदम सिंपल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या है देखो, अभी हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, बहुत खास प्रॉपर्टी होता है। तो अभी मान के चलो आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, एक रॉड है फेरोमैग्नेटिक, उसको आप लोगों ने क्या किया, देखो जरा यहां से मैं बताता हूं। ये आपके पास रॉड है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसको आप लोगों ने इसके अंदर रख दिया, यहां से आप पावर सप्लाई दे रहे हो, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ को यहां से स्टार्ट करना है आपको, इस पे मैंने रखा है मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी कि करंट, एच क्या होता है याद है, एन इंटू आई, मतलब करंट दे रहे हैं वही बता रहे हैं यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखो इसमें से हम लोग ने थोड़ा सा करंट पास किया, जब मैं सोलेनोइड से थोड़ा सा करंट पास करूंगा तो ये जो रॉड है ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा, खुद का मैग्नेटाइज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो क्या बोल रहा है, जैसे जैसे करंट बढ़ते जा रहा है यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ते जा रहा है, एच करंट बढ़ेगा मतलब एच बढ़ेगा, वैसे वैसे देखो फील्ड भी बढ़ते जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे, अब अगर आप लोग करंट को बढ़ाओगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड, ग्राफ ऐसे ही मिला है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगा, ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है ना, ग्राफ ऊपर नहीं, स्ट्रेट। इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन। आया बात समझ? अच्छा, लेकिन खास बात तो तब देखने मिला जब इसी प्रोसेस को वापस से रिवर्स करे, यानी कि करंट को मैं कम करने लगू, तो मैंने देखा वापस से यही रास्ते से ग्राफ ट्रेस नहीं हो रहा है। अब मैंने जैसे करंट यहां से कम करने लगा तो करंट कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, एक पॉइंट आएगा अब करंट पूरी तरीके से जीरो हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ। देखो ना, करंट यहां पे आ गया, करंट ये देखो यहां पे आ गया पॉइंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अभी भी, इस पॉइंट को बोलते हैं रिटेंटिविटी। फिर वापस से जब मैं उल्टे डायरेक्शन में करंट को बढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो वापस से मैग्नेटिक फील्ड कम होते होते एक पॉइंट आएगा जहां पे करंट यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो नहीं है, बट आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। देखो ये पॉइंट ऊपर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। फिर वापस से करंट को उल्टे डायरेक्शन में बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा, एक पॉइंट आएगा उसके बाद करंट बढ़ते जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर अगर आप वापस से करंट को कम करने लगोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आएगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ रहेगा, करंट जीरो हो जाएगा। फिर ये ट्रेस करोगे तो ये पॉइंट मिलेगा। इस पूरे साइकिल को यहां से स्टार्ट करके यहां से लेके आके यहां तक जाने के साइकिल को हिस्टेरेसिस साइकिल बोलते हैं, और इस पूरे कर्व को बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस कर्व। तो ये भी आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्लेन करने आता नहीं बेसिकली,
बट यहाँ पे ये जो टर्म है ये हम लोगों को ड्रॉ करने के लिए आता है। तो ये चीज हो गई आप लोगों की कंसेप्ट की चीज। क्लियर हो गया सब लोग को? आई होप सब लोगों को बात समझ में आ गया। ठीक है, देख सकते हो आप, अ हिस्टैरिसीस कर्व इज ए ग्राफ बिटवीन मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम एन अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट एज एच इंक्रीजेस। एच इंक्रीज करने का मतलब होता है करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। बी इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, यस, एंड रीचेस ए पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पे रीच करेंगे यहां पे। अब आप करंट को बढ़ाओगे यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं बढ़ेगा। हाँ, व्हेन एच इज रिड्यूस टू, अच्छा यहां पे देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम एन अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट एस एच इंक्रीजेस, बी इंक्रीजेस एंड रीचेस अ सैचुरेशन पॉइंट। व्हेन एच इज रिड्यूस टू जीरो, जब एच को मैंने जीरो पे रिड्यूस कर दिया, एच को जीरो पे लेके आ गया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ। When H is reduced to zero, B does not become zero. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? यस, रिटेंटिविटी। फिर टू मेक B जीरो और रिवर्स करंट मुझे देना पड़ा, देखो B को जीरो करने के लिए रिवर्स करंट देना पड़ा। टू मेक B जीरो और रिवर्स करंट मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। फर्दर इंक्रीज ऑफ रिवर्स फील्ड प्रोड्यूसेस नेगेटिव सैचुरेशन मिला, रिवर्सिंग H अगेन कंप्लीट द लूप कॉल्ड एज हिस्टैरिसीस लूप। The area of the hysteresis loop represent energy loss per cycle of the magnetization। अगर ये पूरे लूप का एरिया निकालोगे तो कितना एनर्जी लॉस हुआ इसके अंदर ये आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी इन केस ऑफ हिस्टेरेसिस लूप ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? तो इतना अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते तो आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, अपने वर्ड्स में पूरा आंसर लिख सकते हो आप, लेकिन टेक्निकल प्रॉपर आंसर। क्लियर? ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे टॉप 11 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। टिल देन हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।